जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो हम कहते थे कि केवल और केवल एक बिंदु ऐसा है, मान लेते हैं उसको x1, y1, x1 और y1, एक बिंदु ऐसा है जो इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म जिसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a या b 0 के बराबर न हो, क्योंकि इसका कारण बताया गया था आप लोगों को कि अगर a और b 0 होता है तो यह एक चर में रैखिक समीकरण हो जाएगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। तो आइए हम आज अध्ययन करते हैं समीकरण का ग्राफीय निरूपण। उससे पहले हम कल ज्यामितीय रूपों में देखे थे। ज्यामितीय रूपों में क्या देखे थे कि यदि किसी रेखा को दर्शाया गया है, मान लीजिए यह x है और ये y है और ये हमारा मूल बिंदु था O, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया था कि अगर कोई रेखा, मान लीजिए कोई भी रेखा होती है जो ये रेड पेन से दिखा दे रहे हैं, एक रेखा इस तरह है और दूसरी रेखा मान लीजिए इस तरह ऐसे जा रही है। वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा हो तो दूसरी रेखा में ब्लैक पेन से खींच देता हूँ, ये देखिए। तो अब ये हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल एक बिंदु ऐसा है जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित होता है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जब दो रेखाओं के समीकरण को खींचा गया तो पाया गया कि एक बिंदु जो है उभयनिष्ठ है, जो प्रतिच्छेद करता है, यही इसका हल था, यानी x1 y1 इसका हल हो गया। परंतु हम कभी कभी ऐसे भी देखे कि दो रेखाएं एक दूसरे के ठीक पैरेलल थी, अर्थात यह रेखा और यह रेखा इसकी समांतर हो गई। तो जब यह समांतर हो गई तो हमने ये कह दिया कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हमने पाया है कि एक रेखा पर दूसरी रेखा ओवरलैप कर गई, अर्थात उसी पर ओवरलैप कर गई, उसी पर चढ़ के चली गई, तो हम ये कहते हैं कि उस रेखा के अनंत हल होंगे। क्योंकि इस रेखा, अगर कोई रेखा है इस तरह, देखें इस तरह कोई रेखा है और इसी रेखा पर एक और रेखा मान लीजिए यहाँ से है, तो वो जाती है तो ये इसके सारे बिंदुओं को संतुष्ट करेगी। देख लीजिए जितने भी बिंदु इस पे रहेंगे सारे बिंदु संतुष्ट करेगी। इस प्रकार हम पाते हैं कि रेखाएं तीन प्रकार से। अब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये दो चर है तो इसके लिए दो समीकरण हमको चाहिए, तो कह सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और अंतर दिखाने के लिए मैंने a1 b1 c1 कह दिया था और इसको a2 b2 c2 कह दिया था। अब हमने पहला कंडीशन जो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था, क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो समीकरण के हल एक होंगे। समीकरण के कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल कहते हैं उसको। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, केवल एक, अद्वितीय हल होंगे। और यही संगत हल भी कहलाता है, इसे ही संगत भी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरी चीज है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2, और फिर यह नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2, तो ये कहा जाता है कि ये समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। कौन सी रेखाओं को? समांतर रेखाओं को निरूपित करता है, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता था, ठीक है। और ये समांतर रेखाओं को निरूपित कर रहा है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और यह कैसा होगा? तो असंगत होगा। यानी जब कभी भी हमें कहा जाएगा संगत हल ज्ञात कीजिए, तो हम कहेंगे कि यह एक संगत हल है और यह असंगत है। इसी प्रकार से तीसरा टर्म हमारा प्राप्त होता है कि यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और यह भी इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तब क्या कहा जाएगा कि ये समपाती रेखाओं को निरूपित करता है, बताया गया था कल के वीडियो में। और यह क्या है? इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और इस अनेक हल होने के कारण यह आश्रित संगत होता है, तो इसे भी हम संगत ही कहेंगे। यह आश्रित संगत, आश्रित का मतलब होता है कि एक दूसरे पे सब टिका होता है। आइए इसके समीकरणों के बारे में हम जरा बात करते हैं। इसके समीकरणों के बारे में क्या होता है, तो देखिए, अगर कहीं एक समीकरण दिया है, मान लीजिए 2x प्लस 3y
इक्वल टू मान लीजिए 20 दे दिया, और एक इक्वेशन और दे दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू मान लीजिए कितना 24 दे दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो अब हम यहाँ से अगर हम a1 इक्वल टू देखें तो 2 है, a2 इक्वल टू 3 है तो 2/3, और इसको देखें तो 3/4। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। तो ये जब बराबर नहीं है तो ये निश्चित रूप से दोनों समीकरणों को अगर हम हल करें तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा जो कैसा होगा? संगत होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इसी इक्वेशन को लेकर के कि मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू, या इसे ही लिख सकते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू 30। तो आप जरा ध्यान से देखें, क्या देखेंगे? ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 20/30। मीन्स a1/a2 अगर हम निकालते हैं, a1/a2 तो 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 निकालते हैं तो अब यहाँ देखते हैं 2 1 कम 2 और 2 दूनी 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1/2 3 1 कम 3 3 दूनी 6 1/2। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। आइए इसको चेक करते हैं। ये 0 से 0 कट गया 2/3। क्या ये बराबर है? नहीं। जब वह बराबर नहीं है तो देखिए ये समांतर रेखाओं को निर्मित करेगा। अब इस प्रकार कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, अर्थात इसके हल क्या होंगे? असंगत होंगे। इसके हल क्या होंगे? असंगत होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि समीकरण इस प्रकार से दिया गया हो कि यह बराबर अगर केवल यह 40 होता तो हम कहते कि देख लीजिए a1/a2 यानी 2/4, फिर b1/b2 यानी 3/6 और c1/c2 यानी 20/40। अब हम क्या देखें? 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1/2 3 1 कम 3 3 दूनी 6 1/2 और 20 1 कम 20 20 दूनी 40 यानी 1/2। ये हम देखते हैं तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर है तो हम कहेंगे रेखाएं समपाती हो गई। आइए इसी तरह अब हम इन्हीं सभी नियमों को एक बार एक किनारे लिख लेते हैं ताकि याद रहे। क्या होता है? यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, शार्ट में लिख रहे हैं, अद्वितीय हल होंगे और क्या होंगे? संगत हल होंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसके कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा और यह क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। इसी प्रकार a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलता है तो हम कहेंगे इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और इसे भी हम संगत ही कहते हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि यह इसके जैसा संगत नहीं, यह आश्रित संगत होता है और हमें जो पढ़ना है वह सिर्फ संगत और असंगत पढ़ना है। आश्रित का मतलब यही होता है कि एक दूसरे पर ही आश्रित होता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले हम लोग, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे कि आश्रित संगत क्या जुड़ गया। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू, अभी हमने 20 एक इक्वेशन लिया था। अब अगर हम दूसरा लेते हैं तो इसी पर वह आश्रित होगा, मतलब जुड़ा होगा। देखिए जैसे इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर, किसी भी नंबर 3 से गुणा कर लीजिए तो 3 दूनी 6x 3 किया 9y और 3 दूनी, यह दोनों ही आप देखेंगे कि इसके अनेक हल होंगे और ये संगत है, आश्रित है, यानी असंतुलित। इस पर इसमें अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो हमको यही समीकरण प्राप्त हो जाता है। अगर हम एक रखते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन यहाँ पर हम कुछ भी पुटअप करें, जो मान यहाँ पर आएगा जो इसको संतुष्ट करेगा वही इसको भी संतुष्ट करेगा। बस यही होता है। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 को पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और इन लड़कियों की संख्या लगभग संख्या थी। तो पहले चीज जो हमने बताया था कि इसमें 2 चीजें दी होती हैं, दोनों को हम लोग मान लेते हैं। तो क्या करेंगे? माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। इसी प्रकार लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, y। अब उसने कहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, प्रथम शर्त उसने ही दे दिया कि 10 विद्यार्थियों ने, प्रथम शर्त। तो विद्यार्थियों की संख्या लड़के लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो गया, 10, यानी लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10। इस प्रकार ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरी शर्त से हम क्या कहेंगे, द्वितीय शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त से वो कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक में जोड़ देंगे कि बराबर है, यानी बराबर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक का मतलब लड़कों की संख्या में जब हम 4 जोड़ देते हैं तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2। इसे ही हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 2। आइए अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जैसा कि इसके आगे बताया गया उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों की एक एक सारणी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम जब सारणी तैयार करेंगे, आइए इस समीकरण को थोड़ा नीचे लिख देते हैं और हम लोग इस समीकरण को क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और इसका समीकरण इसका हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक तैयार किया जाए सारणी, और इस सारणी में हम देखते हैं क्या मिलता है हमको, ध्यान दीजिए। जब हम यहाँ x रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो 10 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं 10 माइनस एक्स। अब x इक्वल टू अगर हमने 0 रख दिया, x इक्वल टू कितना रख दिया 0, तो हमको y इक्वल टू कितना मिलेगा 10। अगर हमने x इक्वल टू 5 रखा तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 5। x इक्वल टू 5 रखा तो y इक्वल टू 5। अगर हमने x इक्वल टू 4 रख दिया तो y इक्वल टू 6। इस तरह हम कोई भी मान यहाँ पुट करके सारणी तैयार कर लेते हैं। आइए इसकी भी एक टेबल तैयार करते हैं सारणी। तो इसकी जब सारणी हम तैयार करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान दीजिए। जब इसकी सारणी तैयार करते हैं तो हमको यहाँ x हो गया और यहाँ y, ठीक है। तो y यहाँ x इक्वल टू आप देख सकते हैं y प्लस 4 लिखा है, तो आप चाहें तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4, क्योंकि 4 को इधर भेज दीजिए तो x माइनस 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। अगर हम रख देते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमने y इक्वल टू x इक्वल टू 4 रख दिया, x इक्वल टू कितना रखा 4, तो जैसे x इक्वल टू 4 रखेंगे 4 में 4 गया 0। अगर हम x इक्वल टू 5 रखते हैं तो 5 में 4 गया, y इक्वल टू 1। इस तरह से 1 2 3 मान हम निकाल देते हैं। 2 3 मान निकाल, कम से कम 2 निकालना होता है ताकि हमको 2 बिंदुओं से मिलकर एक रेखा को खींचा जा सके। और इस प्रकार से अब हम ज्यामितीय निरूपण की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या पाते हैं, ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं हमारा ये x है और ये y है, और यहाँ पर हमारा मूल बिंदु O है, ठीक है। ये इधर x डैश ये y डैश नेगेटिव टर्म्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखते क्या है कि जरा ध्यान दीजिए, पहले इक्वेशन के लिए 0 का मान 10, 0 का मान 10, यानी x पर 0 y पर 10। इन पहला पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है 0 का मान 10। अच्छा, दूसरा क्या है 5 का मान 5, x पर 5 और y पर भी 5, ये x पर भी 5 और y पर भी 5। यानी हम इस तरह कुछ करके भी ग्राफ कॉपी में अगर हम करेंगे तो हमारे लिए आसान रहता है, उसमें लाइन खींची रहती है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट जो मिलता है ये बनता है हमारा क्या 5 का मान 5। इसी प्रकार आगे है 4 का मान 6, x पर 4 और y पर 6, तो x पर 4 और y पर 6, यानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वह संख्या हमको प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये हो गया 4 का मान 6। अब इन तीनों बिंदुओं
मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम क्या करते हैं, खींच देते हैं। और यह सीधी रेखा जहां तक आगे बढ़े हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसी रेखा का नाम है क्या, तो x + y = 10, पहला समीकरण। दूसरा क्या है, तो दूसरा है 4, 0, x पर 4 और y पर 0। एक समीकरण एक यहाँ पे हो गया 4, 0। दूसरा क्या है, तो 5, 1, x पर 5 और y पर 1, x पर 5 और y पर 1, x पर 5 और y पर 1। इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि इसका हो गया 5, 5, 1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं। और अब ध्यान से देखेंगे कि यह कुछ 7 के सामने मिला हुआ है, देख रहे हैं ना। और लगभग ये मेरे सामने देखेंगे, यह लगभग नहीं, पूरी तरह से ग्राफ आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वह बिंदु है 7, वह बिंदु है 7, 3। इस प्रकार से हम कहेंगे आलेख से, क्या लिखेंगे, आलेख से क्या, x = 7 और y = 3 पर, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड प्रश्न में हम यह देखते हैं, दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल है और 7 कलम है। हम देखेंगे, लिखेंगे, माना क्या, तो एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या, तो x रुपए। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर क्या मान लिया हमने, y रुपए। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्योंकि इसमें भी 2 शर्तें होंगी। तो पहला शर्त क्या है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, तो कह रहे हैं 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 का 5x, और 7 कलम, एक कलम का y रुपए, तो 7 कलम का 7y, और प्लस इक्वल टू कितने रुपए है, तो 50 रुपए है। कितने हैं, 50 रुपए। इस प्रकार से अगर हम, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। और द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त कहता है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल यानी x रुपए पेंसिल का मूल्य है, और 7 है तो 7x हो जाएगा, 5 कलमें हैं, एक पेन का नाम y रुपए है, तो 5 का हो जाएगा 5y, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि टोटल कितना है, 46 रुपए है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे करते हैं, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसको हल करने के लिए हम कोई भी विधि अपना सकते हैं, जो भी, लेकिन अभी तक हम लोग केवल आलेखी विधि पढ़े हैं। तो आइए केवल आलेखी विधि हम देखते हैं, आलेखी विधि से ही हल करते हैं। आगे आपकी इच्छा, नियम जैसे बताया जाएगा आप उसको कर सकते हैं जिस विधि से चाहें। एग्जाम में कोई इसके लिए बर्डन नहीं होगा, कोई नहीं होगा कि कोई इशू नहीं होगा कि आपको इसी विधि से करना है, क्योंकि इसमें नियम का नाम नहीं लिखा है। आइए देखते हैं ग्राफी विधि से ही। यहाँ पे हो जाएगा 0, ये x। अब इस पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये 1, 2, 3, 4, या फिर ऐसे 2-2 का लीजिए, 2-2 का लीजिए थोड़ा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इसी तरह ऊपर भी ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
ये बराबर दूरी पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 16 18। आइए अब जरा इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इस 7 को उधर भेज देंगे, जगह नहीं है इसलिए नीचे भेज देंगे। अब यहाँ से हम इसका सारणी तैयार करते हैं। सारणी तैयार करने में देखें क्या करेंगे हम लोग। सारणी तैयार करते हैं, कम से कम हमको 2 बिंदु इसमें निकालने होते हैं, ध्यान रखेंगे। पहले में हो जाएगा x, तो दूसरे में क्या हो जाएगा y, और ये y का मान यहीं से प्राप्त होगा। जैसे कि हमने मान लिया, अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर 3 ले लिए, कितना ले लिए 3, ऐसा मान रखना होता है कि हमको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, आसानी रहता है, वरना आप कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी मान रख सकते हैं। ये 3 रखेंगे, 5 3 15, 50 में से 15 गया 35, और 35 में 7 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम x इक्वल टू 10 रख देते हैं तो 10 पंजे 50, और ये 0 हो जाएगा। 10 में 50 गया 0, 7 से भाग देंगे। अब अगला हम देखते हैं, इसी प्रकार अगर इसको भी निकालें तो हमको यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा एक पक्षांतर करके, 46, और 7x उधर भेजेंगे तो माइनस का 7x, अब 5 इसके बटे में है तो नीचे 5 आ जाता है। ठीक है, अब इसकी सारणी भी जरा हम देखते हैं। इसकी सारणी क्या होती है, इसकी सारणी में हम यह पाते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पर y है। ठीक है, अब x बराबर हम कितना रख देते हैं, मान लीजिए x बराबर 5 रख दिया, तो 5 से 35, और जैसे ही हमने 5 रखा तो 46 में से 35 गया, 46 में से 35 गया, कितना होगा 46 में 35 गया 15, 5 3 15। फिर इसी तरह x बराबर हम मान लेते हैं कितना रख दें, -2 रख देते हैं, तो 7 दूनी 14, और चूंकि -2 रखें तो माइनस माइनस प्लस, तो 46 14 60, और 60 में जब 5 से भाग देंगे तो -2 रखे हैं तो 14, 60 में जब 5 से भाग देंगे तो आप भाग देके देखिएगा 12 पंजे 60। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इस रेखा को हम निरूपित करें, 3 5 कहाँ है पहले देखिए, तो x पर 3 यहाँ पे कुछ होगा, 2 और 4 के बीच में होगा, और y पर 5 कहाँ होगा, तो 4 और 6 के बीच में होगा, यहाँ से इस तरह, और ये यहाँ से इस तरह, यानी यहाँ पर ये बिंदु होगा कहीं। ठीक है, अगर इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं हम लोग, 3 5, ये देख लीजिए 3 5। अगला है 10 0, x पर 10 और y पर 0, यानी 10 0, यानी यही हो गया हमारा 10 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं, और इसी रेखा पर हम लिख देते हैं 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, यानी 50। आगे क्या है, तो 5 3, अगली रेखा हम देखें जरा, तो 5 3, तो x पर 5 और y पर 3, x पर 5 कुछ यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे इस तरह होगा, और ये 5 यहाँ पे इस तरह होगा कि, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे मिली है। ठीक है, और दूसरी रेखा कहाँ प्राप्त होगी, तो -2 12, ध्यान दीजिए -2 हमने दिखाया ही नहीं, तो -2 12 कहाँ पे जाएगा, तो x पर -2 चाहिए तो यहाँ पे आता है -2, अब 12 चाहिए हमको, y पर 12 चाहिए तो y पर 12 कुछ यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, और जैसे ही हम सीधी रेखा खींचते हैं तो हम क्या पाएंगे, देखिएगा ग्राफ में हमने नहीं बनाया, जब आप ग्राफ में इसको बनाएंगे तो आप यही पाएंगे कि यह रेखा 3 5 पर एक दूसरे को काट रही है, यह इस बिंदु पर यह रेखा काट रही है। ठीक है, तो जब यह रेखा इस बिंदु पर काट रही है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y बराबर 5 है और x बराबर कितना आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से हमने क्या पाया, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए, तो 3 रुपए, और एक पेन का मूल्य कितने रुपए, 7 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए इसी का दूसरा
दूसरा इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। इसी प्रश्नावली का दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या कहते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि जब वो प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होगा, समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और समपाती होंगी तो अनेक हल होंगे। आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न को मैं विस्तार से हल करूंगा, बाकी आप लोग स्वतः करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला है 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, सॉरी क्वेश्चन गलत मैंने देख लिया है, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर अगला क्या है, तो 7x प्लस 6y प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कहेंगे मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, तो मिलेगा 5 अपॉन 7। ध्यान दीजिएगा दोनों ही x का गुणांक होना चाहिए। इसी तरह b1 अपॉन b2 अगर हम निकालते हैं, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 हमको क्या मिलेगा, तो b1 और b2 क्या है, y के गुणांक है, तो -4 अपॉन 6, -4 अपॉन 6। ये काटे तो काट देना चाहिए, 2 एकम 2 और सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी माइनस का 2/3। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि इसका तीसरा टर्म निकालते हैं। अगर आपके पास नीचे जगह है तो नीचे लिखेंगे, ये c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 अचर पद है, यानी 8 अपॉन -9, 8 अपॉन -9। अब यहाँ हम पाते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्यों, क्योंकि 5 अपॉन 7 -2/3 के बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ही रेखाएं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर क्या होते हैं, तो प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होगा, तो प्रतिच्छेद करेंगी। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरा हम लोग देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरे में है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और अगला क्या है, तो 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। फिर पुनः लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, तो मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर क्या मिला हमको, 9 अपॉन 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 मिलता है। इसी तरह अगर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 तो कितना मिलता है, 3 अपॉन 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/3।
2। इसी तरह C1 अपन C2 निकालते हैं हम लोग, तो C1 अपन C2 क्या है 12 अपन 24, यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। आप देखते हैं क्या, क्योंकि क्या यहाँ क्या पाते हैं हम लोग, तो A1 अपन A2 का मान 1/2 बराबर है B1 अपन B2 के मान के, यानी बराबर है B1 अपन B2। और फिर देखिए वो तीनों ही मान बराबर, इसलिए ये तीनों भी आपस में क्या हुए C1 अपन C2 बराबर हुए। और इसका अनेक हल है, यानी कैसे है, तो रेखाएं अतः युग्म समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, तो संपाती होंगी, इसी के आगे है तीसरा, एक और बच गया है, उसको भी देखते हैं हम लोग। तीसरे में क्या है, तीसरे में फिर है, कह रहे हैं कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, और फिर 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसका भी जब वही सेम क्या लिखेंगे, मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब हम तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a1 अपन a2 बराबर मिलेगा 6/2, काटना है काट लीजिए, 2 3 6, 3/1 आता है। इसी तरह b1 अपन b2 जब हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा, -3/-1, y का गुणांक है, ध्यान दीजिएगा y है, ठीक है, तो -3 यानी माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हो गया 3/1। अब इसी प्रकार C1 अपन C2 निकालते हैं तो क्या पाते हैं हम लोग, 10/9। अब इसको काटाकाटी हम लोग नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 अपन A2, ध्यान से देखिएगा ये दोनों ही मान आपस में बराबर है, A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 के, लेकिन ध्यान दीजिए C1 C2 इसके बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। और जब ये नॉट इक्वल टू हो गया तो कहेंगे, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, तो क्या होंगी, निरूपित रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। कर सकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, सब कुछ इसी तरह, बस इतना ही करना है। जहां हम लोग समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर लिख रहे हैं तो बस वहां पे लिखेंगे समीकरणों के युग्म संगत है, अर्थात लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म संगत है असंगत है। तो चूंकि यहाँ पे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि दोनों ही समांतर है, और जब इसका कोई हल नहीं है तो यह निश्चित रूप से क्या होगा, असंगत होगा, यह निश्चित रूप से क्या होगा, असंगत होगा। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं कि अनुपात A1/B2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें तीसरे का पहला क्या है, तो वो है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। और दूसरा इसका क्या है, तो 2x - 3y = 7। इसको आप लोग कर लेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे मानक समीकरणों की, ऐसा मानक समीकरणों A1x लिख लेते हैं, चलिए मानक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0, ठीक है, = 0 से, तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर,
ध्यान दीजिए मानक रूप में नहीं है, तो इसको हम मानक रूप में बना सकते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। और इसी तरह इसको भी बना सकते हैं, हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2 x के गुणांक है, तो 3 बटे में 2। फिर इसी प्रकार b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, तो 2 बटे में माइनस 3। अब हम देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आप लिख सकते हैं c1 अपॉन c2 का मान लिख भी सकते हैं, माइनस 5 बटे में माइनस 7। तो चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए युग्म समीकरण क्या करेगा, का हल संगत है। युग्म समीकरण संगत है। युग्म समीकरण क्या है, संगत है, क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और ये संगत है। केवल एक स्थिति होगी जब वह समांतर होगा। आइए एक इसका तीसरा भी देख लेते हैं। बच्चे भिन्नों को देख करके बड़ा डर जाते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं हम लोग। उससे पहले दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। दूसरा पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जहां दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमें बता देंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आगे देखते हैं 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको अभी मानक रूप में हम बना लें तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समीकरण हमको दिया हुआ है क्या, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसको भी समीकरण बना लीजिए। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम इसका भी क्या लिखेंगे, मानक समीकरण वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2। ध्यान दीजिएगा ये भिन्नों का सवाल है, तो a1 का मान कितना है, 3 बटे, तो k बटे की लाइन खींच लिया और ये 3 बटे में 2 और नीचे कितना है 9। अब इसको हम हल करते हैं कि जो यह बटे की चीज 2 है ये नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणे 9 और ऊपर हो जाएगा 3। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1 बटे में 3 दूनी 6। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 भी निकालते हैं हम लोग, तो b1 अपॉन b2 का मान कितना है, तो वह है 5 बटे में 3 और यहाँ कितना है माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5 और बटे वाला 3 नीचे गया और माइनस का 10, 5 दूनी 10। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1 बटे में माइनस 6। c1 अपॉन c2 भी निकाल लीजिए, c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस 7 बटे में माइनस 14, माइनस 7 बटे में माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको हटा। अब देखें हम यहाँ पे क्या पाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं यह 1 बटे 6 है और 1 बटे माइनस 6 है, तो क्या हम कभी कह सकते हैं कि प्लस का 2 माइनस 2 के बराबर है, नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। जब ऐसा नहीं कर सकते तो हम भी देखें केवल माइनस का ही अंतर है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म क्या है, युग्म समीकरण क्या है, तो संगत है। क्या है, संगत है। बस ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। इसी तरह चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं इसको। यारे बच्चों कहीं भी अगर दिक्कत आती है, कोई
प्रश्न में कहीं कुछ भी, तो आप उसको कमेंट में अवश्य लिखें, हमें बताएं, हम उसको सही कर देंगे, दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो संकोच कभी ना करें। चौथा प्रश्न इसको देखें हम लोग, क्या है, करें 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 11। इसी तरह अगला क्या है 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। अब इसको आप लोग बच्चों सॉल्व करेंगे, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आसान है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा हमें। और अगला है 4/3x, 4/3x, फिर प्लस का 2y प्लस 2y इक्वल 8, इक्वल टू 8 होगा। और यहाँ से अगला क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको भी आप लोग स्वतः सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे देख के मैं बता देता हूँ कि 5/10 यानी 1/2 आएगा, इसका माइनस 1/2 आएगा। ये भी समीकरण क्या होगा, तो संगत होगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये दोनों बराबर हो गया, 4 12 ये भी 2/3 आया, तीनों बराबर हो गया, तो ये भी संगत होगा, लेकिन ये अनेक हल होंगे इसके। बस इतना ही आज के वीडियो में आप लोग सॉल्व करेंगे।